रात का लंबी आलम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं रवि चौधरी और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के लिए रक्षक बैच। आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैं आप सभी को 8 प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे, इसी भारतीय सेना की रक्षक बैच में मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पर जाकर आप सभी 8 प्रैक्टिस सेट को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में मैं आप सभी का स्वागत करूंगा और ये मैं मान के चलूंगा, मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट पढ़ाए होंगे आप सभी बेहद बेहद शानदार तरीके से अच्छे से उनको लिख कर लाए होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी ने उसका रिवीजन किया होगा। चलिएगा, बिगर किसी देरी से आज क्लास की शुरुआत करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज क्लास का पहला प्रश्न आप सभी को रिपीट होता हुआ देखने को मिलेगा। मैंने कहा था, मैंने पहले भी हम लोग ये सवाल पढ़ चुके हैं, लेकिन उतना हमने उसके अंदर कंटेंट नहीं लिखा था। पहला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। सवाल इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलेगा, भागीरथी रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहां होगा? यानी ओरिजिन पॉइंट कहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर? वो भी भागीरथी रिवर यानी गंगा का हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं इस सवाल का राइट आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से देखने को मिलेगा? गंगोत्री ग्लेशियर से हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इसी गंगोत्री ग्लेशियर यही गंगोत्री जो ग्लेशियर हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसी गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है। इस तरीके का डायग्राम यदि आप अपने नोट्स बुक में बना सकते हैं तो बना लेना। और जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, आपके पास तो लिखा होगा गंगा, तो यहां से हम लोगों को गंगोत्री ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ये कहां पर है सर? जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब बात होगी यहां पर गंगोत्री ग्लेशियर, ये जो रिवर आप लोगों को बहती हुई देखने को मिलेगी सर, इस रिवर का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी रिवर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अब इस बात में आएगा कि यहीं पर हम लोगों को एक संतोपद ग्लेशियर, कौन सा? संतोपद ग्लेशियर, याद करिएगा कौन सा? संतोपद ग्लेशियर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यही संतोपद ग्लेशियर से एक रिवर का ओरिजिन होगा और ये रिवर जानी जाएगी अलकनंदा रिवर के नाम से। किस रिवर के नाम से? तो जवाब हो जाएगा अलकनंदा। सर, ये रिवर यहां पर जानी गई है अलकनंदा के नाम से। इस रिवर का नाम होगा अलकनंदा नदी। मैं मान के चलूंगा आप सभी को याद होगा, रिवर का नाम होगा अलकनंदा नदी। आप सभी को समझ में आया होगा। देखो, एक तरफ तो भागीरथी, एक तरफ यहां पर आपके अलकनंदा रिवर, और इन दोनों का जहां संगम होता है उस वाले प्लेस को हम लोगों ने देवप्रयाग नाम दिया। क्या नाम दिया? देवप्रयाग। तो हम लोग बोलेंगे कि जहां पर दो नदियां मुख्य रूप से भागीरथी, कौन कौन सी रिवर? भागीरथी प्लस अलकनंदा, प्लस कौन सी? अलकनंदा रिवर हम लोगों को देखने को मिलेगी। जहां पर इन दोनों नदियों का संगम देखने को मिलेगा वहीं पर देवप्रयाग है। और देवप्रयाग में ही गंगा को वास्तव में क्या कहा जाता है? गंगा यहां पर संबोधित किया जाता है। मैं मान के चलूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, यहीं से एक तरीके से एक रिवर आप लोगों को बहती हुई देखने को मिलेगी सर, जिसका नाम होगा धौली गंगा। क्या नाम होगा? धौली गंगा। अब ये जो धौली गंगा रिवर जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, यही धौली गंगा नदी, ये जो धौली गंगा रिवर देखने को मिलेगी, ये आपके अलकनंदा रिवर में यहां पर मिल जाएगी। जब ये यहां पर आपके अलकनंदा रिवर में जब यहां पर मिलेगी, तो इस वाले संगम को हम लोग क्या नाम देंगे? तो जवाब हो जाएगा विष्णु प्रयाग। हम लोग क्या नाम देंगे? विष्णु प्रयाग। यहां पर इसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी के बाद में जब यहां पर एक और रिवर आकर मिलेगी सर, जिसका नाम होगा नंदाकिनी रिवर। कौन सी रिवर? नंदाकिनी रिवर। अभी नंदाकिनी रिवर भी आपके अलकनंदा रिवर में आकर मिल रही है। आप देख सकते हैं इस वाले स्तर को हम लोग नंद प्रयाग कहेंगे। क्या कहेंगे? नंद प्रयाग हम लोग यहां पर नाम देंगे। और दूसरी तरफ यहां पर एक और रिवर अलकनंदा रिवर सर यहां पर मिलेगी, जिसका नाम होगा पिंडर नदी। कौन सा? क्या नाम होगा? तो जवाब होगा पिंडर रिवर हमें देखने को मिलेगी। और ये पिंडर रिवर जहां पर मिलेगी, इसको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? तो जवाब हो जाएगा कर्णप्रयाग। क्या बोलेंगे?
कर्णप्रयाग हम लोग इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, ये प्रमुख रूप से आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और एक मध्य में से एक रिवर का भाव हमें देखने को मिलेगा और ये रिवर का नाम होगा मंदाकिनी रिवर। कौन सी रिवर है, याद रखिएगा, मंदाकिनी रिवर। और मंदाकिनी जो रिवर है, ये जो मंदाकिनी रिवर हम लोगों को बहती हुई देखने को मिलेगी, ये भी आप देख सकते हैं कहां पर जाकर मिलेगी। तो जवाब हो जाएगा कि मुख्य रूप से अलकनंदा रिवर में जाके मिल रही है। तो इस वाले संगम को हम लोगों ने क्या कहा था, रुद्रप्रयाग। क्या नाम दिया था, रुद्रप्रयाग हम लोगों ने यहाँ पर नाम दिया था। तो ये सभी प्रयाग आप लोगों को याद होना चाहिएगा। देखिए विष्णु प्रयाग कहां कहां पर है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और द्रिव प्रयाग। आप सभी लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अगर सवाल पूछे गंगा नदी जो है, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी होगी, तो 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और कितने स्टेट, कितने राज्यों से ये प्रवाहित होती है, तो जवाब हो जाएगा 5 भारतीय राज्यों से प्रवाहित होती है। और इसकी पहली सहायक नदी, क्या पूछेगा, पहली सहायक नदी, गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो जवाब हो जाएगा रामगंगा। क्या नाम हो जाएगा, रामगंगा यहाँ पर हो जाएगा। ये पूरा आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। किसी में से कुछ भी यहाँ पर रिवर सिस्टम में से प्रश्न आ सकता है और पिछली बार पूछा गया है। ठीक है, चलिएगा, तो ये पूरा डायग्राम आप सभी को समझ में आया होगा। चलिएगा, बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 पर। और सवाल नंबर 2 हमें देखने को मिलेगा, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। क्या पूछा है, ये पहले भी आ चुका है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था गोवा। ये कहां पर स्थित है, गोवा में मैंने आप लोगों को समझाया था, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अच्छा, मैंने कल की क्लास में आसाम में किन किन का बताया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था काजीरंगा। कौन सा बताया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आप लोगों को समझाया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा मानस। कौन सा, मानस। मानस के बाद में आप लोगों को याद होना चाहिएगा ओरंग। कौन सा याद होना चाहिएगा, ओरंग यहाँ पर याद होना चाहिएगा। अरुणाचल प्रदेश का मैंने आप सभी को नामदफा, कौन सा बताया था, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बताया था। और मैंने मध्य प्रदेश का जो है आप लोगों को क्या लिखाया था, एक तो कान्हा किसली, कौन सा लिखाया, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाद मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, तो याद होना चाहिएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाद मैंने आप सभी को पढ़ाया था यहाँ पर बांधवगढ़। कौन सा, बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद मांधवगढ़, कौन सा, मांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और मांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इतने आप लोगों अभी याद कर लेना। एक और बढ़ा लेना अपने कंटेन में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग कर लीजिएगा। तो ये प्रमुख तौर पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसके बाद में गुजरात जाएंगे तो ये गुजरात का एक गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को याद होना चाहिएगा। जब आप राजस्थान की बात करेंगे तो मुख्य रूप से आप लोगों को केवला देवी, कौन सा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान याद होना चाहिएगा। जब हम लोग बात करेंगे हरियाणा की, किसकी बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे, तो यहाँ पर सुल्तानपुर, कौन सा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। जब हम लोग बात करेंगे लद्दाख की, किसकी बात करेंगे, लद्दाख की, तो याद होना चाहिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान याद होना चाहिएगा। ये जितने भी लिखा रहा हूं सभी महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ते एग्जाम के लिए। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके सीधा फैक्ट वाइज कम पूछे जाते हैं, लेकिन भारतीय सेना में, रक्षक बेस में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसी प्रकार से प्रश्न आप सभी अपनी भर्ती परीक्षाओं में बनते हुए देखेंगे। अब इसके बाद में जो है उत्तराखंड का पूछेगा, यदि उत्तराखंड का यदि पूछ लेगा तो जवाब हो जाएगा जिम कार्बेट। कौन सा हो जाएगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यदि हिमाचल प्रदेश का पूछ लेगा तो जवाब हो जाएगा खीर गंगा। कौन सा हो जाएगा, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, खीरगंगा। और यूपी का पूछ लेगा तो जवाब हो जाएगा दुधवा। कौन सा हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मैं मान के चलूंगा आप सभी को याद होंगे, इतना ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा।
मेरी बात सुनिएगा, हम लोग रिपीट कर लेते हैं, बार बार रिपीट करेंगे, इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि यही मतलब यहां से प्रश्न उठाया, जो भी आप लोगों का 23 अप्रैल के दिन परीक्षा होगी और आपकी शिफ्ट में आने वाला, अब इस तरीके से मान के चलेगा, इतनी बार हम इस डाटा को रिपीट कर लेंगे कि ना के बराबर क्वेश्चन, देखो पूरे में पूरे नहीं आते, अब मैं बोलूंगा कि सारे प्रश्न आ जाएंगे, मैं भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन अधिकतर इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो तो ये एक बार अच्छे तरीके से याद कर लेना। चलिएगा सवाल नंबर 3 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 3 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? परोक्ष रूप से निर्वाचित, आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित किया जा सकता है, सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? यहाँ पर सीधा लोग, हम प्रत्यक्ष रूप से हम सभी के द्वारा सांसदों को वोट दिया जाता है, और वही सांसद चुनकर अपनी दल का नेता चुन लिया जाता है, और वही दल का नेता अंत में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है। भारतीय संविधान में लोकसभा का आर्टिकल, चलिएगा कुछ बात हम लोग बात करेंगे, जैसे आर्टिकल 79 की बात करेंगे, आर्टिकल 79 में क्या है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आर्टिकल क्रमांक, कौन सा आर्टिकल हम लोग बात करेंगे, या आपके आर्टिकल 80 के अंदर आर्टिकल 81 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यह प्रमुख चीज रूप से हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। 79 में हम लोगों को संसद क्या देखने को मिलेगा? संसद देखने को मिलेगा। आर्टिकल 80 में हमारे पास में राज्यसभा क्या देखने को मिलती है? हम लोगों को राज्यसभा। और इसके बाद में जो हम लोगों को यहाँ पर आर्टिकल 81 में लोकसभा क्या देखने को मिलेगी? लोकसभा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 79 में संसद है, और आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। और संसद के प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं, आप सभी जानते हैं, जिसके अंदर राष्ट्रपति, भारतीय सेना वाले बच्चे याद रखिएगा, राष्ट्रपति के बाद में लोकसभा बच्चा, और लोकसभा के बाद में राज्यसभा, ये तीनों ही संसद के भाग माने जाते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, सीधा हम प्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से लोकसभा का चुनाव यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 4 बेहद सरल सवाल है, इतना बड़ा कुछ नहीं है। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? हु इज द फाउंडर ऑफ? सो मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य वंश का संस्थापक मुख्य रूप से कौन माना गया? बिंदुसार, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? आप सभी जानते हैं इसी का जो है संस्थापक यहाँ पर कौन माना गया? तो क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य हम लोगों को देखने को मिलता है। सो यही जो मौर्य वंश हम लोगों को, जो मौर्य वंश का हमें देखने को मिला, इसका संस्थापक, हम लोगों से संस्थापक पूछा है तो संस्थापक यहाँ पर कौन माना गया? जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन माना गया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का मुख्य रूप से संस्थापक यहाँ पर श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसी का बेटा कौन बना दोस्तों? राजा बिंदुसार। कौन बना? बिंदुसार बना। बिंदुसार के बाद कौन बना दोस्तों? सम्राट अशोक। कौन बने? सम्राट अशोक बने। और अगर सवाल पूछ ले जाए कि अंतिम शासक मुगल वंश का, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, मुगल नहीं मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन बना? तो जवाब हो जाएगा बृहदस्त। क्या कौन बना दोस्तों? बृहदस्त। तो ये बृहदस्त के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिएगा, जितने भी सेना भर्ती वाले सब ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा सम्राट अशोक, और अंत में कौन राजा जो बनेगा, जो लास्ट मौर्य शासक रहा, इसके बाद मौर्य वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया, जिसका नाम था बृहदस्त। क्या सर कौन हुआ? बृहदस्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलेगा सवाल नंबर हम 5 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 5 इस प्रकार से, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? यानी कौन से युद्ध के बाद ऐसा क्या हो गया था जिसके बाद सम्राट अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को मुख्य रूप से स्वीकार कर लिया था? आप सभी जानते हैं कि 261 बीसी के लगभग में सम्राट अशोक ने बैटल ऑफ कलिंग का युद्ध किया, और कलिंग वर्तमान में आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिलेगा। वहां से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और सम्राट अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये कलिंग का युद्ध हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, कलिंग का बैटल ऑफ कलिंग। ठीक है, 261 बीसी के लगभग में हम लोगों को यहाँ पर कलिंग युद्ध यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और कलिंग कहाँ पर है? अगर सवाल पूछ लिया कि कलिंग कहाँ पर है,
तो कलिंग हम लोगों को वर्तमान में उड़ीसा में कहां पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा में देखने को मिलता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे हम लोग कौन सवाल पर, छठे सवाल पर बढ़ेंगे और छठे सवाल देखने को मिलेगा पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच में यहां पर देखने को मिला था, ठीक है, ये आप लोगों से सवाल पूछा है। तो और आप लोगों को याद होगा 1526 में, 56 में, 61 में या 57 में, ठीक है। तो हम लोग बात ये करेंगे, देखो एक युद्ध हमें देखने को मिला जिसका नाम था 1191 में, जिसका नाम था तराइन का पहला युद्ध। क्या नाम था, तराइन का पहला युद्ध देखने को मिला। किन किन के बीच में हुआ, एक तरफ तो यहाँ पर कौन था, गोरी, मोहम्मद गोरी था, गोरी याद होना चाहिए। और एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, कौन लड़े, पृथ्वीराज चौहान साहब यहाँ पर लड़े। अब यहाँ पर ये पृथ्वीराज चौहान साहब जीते और गोरी इस युद्ध में क्या हो जाता है, हार जाता है। इसके बाद 1192 में कौन सा युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध देखने को मिला। इसके बाद एक तरफ तो था गोरी, कौन था, गोरी, और एक तरफ जो था दोस्तों वो कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान। अब इस युद्ध में भी गोरी यहाँ पर क्या हो जाता दोस्तों, जीता, और पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है यहाँ पर हारा, ठीक है। इसके बाद 1193 में आप लोगों, सॉरी 1194 में आप लोगों को याद होना चाहिएगा चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदावर का युद्ध। एक तरफ तो गोरी था और एक तरफ कौन था दोस्तों, जिसका नाम था जयचंद। क्या नाम था, जयचंद था। जयचंद इस युद्ध में हारा और कौन जीत गया दोस्तों, गोरी यहाँ पर इस युद्ध को दोस्तों क्या हो जाता है, जीतता है। ये इस युद्ध को पूरी तरीके से जीता। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1215 में, ये याद होना चाहिएगा, 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध। कौन सा, तराइन का जो है वो तीसरा युद्ध हम लोगों को देखने को मिला। तराइन का तीसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, एक तरफ तो यल्दौस, कौन था दोस्तों, एक तरफ तो यल्दौस था और एक तरफ था जिसका नाम था इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों, इल्तुतमिश था। एक तरफ इल्तुतमिश था और एक तरफ कौन सा दोस्तों, यल्दौस। यहाँ पर यल्दौस क्या हो चुका था दोस्तों, यहाँ पर यल्दौस पूरी तरीके से हारा था और यहाँ पर आपका सैनिक जिसका नाम था इल्तुतमिश, ये आगे चलकर क्या हो चुका था, जीता था। और ये यल्दौस को हुआ करता था, यल्दौस मुख्य रूप से गोरी का गुलाम हुआ करता था। ये आप लोगों को याद होना चाहिए ये प्रमुख रूप से। और इसके बाद आप सभी जानेंगे भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जो था 1526 में, और ये था पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा था, पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोगों को देखने को मिला। और पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो जवाब हो जाएगा, एक तरफ कौन था दोस्तों, एक तरफ ये था ये सर जिसका नाम रहा इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी। एक तरफ इब्राहिम लोदी था, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और एक तरफ कौन था, एक तरफ बाबर। एक तरफ कौन लड़ा दोस्तों, बाबर यहाँ जीता, इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार जाता है। तो 1526 में। और ये जितने भी मैंने आप लोगों को युद्ध लिखाए हैं, तराइन का पहला युद्ध मैंने आप लोगों को लिखाया, तराइन का दूसरा युद्ध लिखाया, चंदावर का युद्ध लिखाया, तराइन का तीसरा युद्ध लिखाया, पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये सभी आप लोगों को कंटिन्यूसली यहाँ पर याद होना चाहिएगा। किसी ये 100% लिखे गए, सत्यता प्रमाणित हम लोग करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 7 पर बढ़ेंगे और सवाल नंबर 7 देखने को मिलेगा। देखो सवाल नंबर 7 है, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन चुनी गई थी, शारदा मुखर्जी देखने को मिलेगा, विजया लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट यहाँ पर जलवा, और सरोजनी नायडू। तो कौन देखने को मिलेगी, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल चुनी गई थी। क्या थी, पहली महिला राज्यपाल यहाँ पर चुनी गई थी। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो पहली महिला राज्यपाल कौन रही, सरोजनी नायडू रही। और इसके बाद 1925 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर याद होना चाहिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कानपुर का अधिवेशन था, कौन सा, कानपुर का अधिवेशन था। और ये बात हो रही है 1925 में। इसमें ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्या थी, पहली भारतीय
भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष चुनी गई थी वो कौन थी दोस्तों? इसमें सरोजनी नायडू मैम। कौन थी? सरोजनी नायडू मैम। और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी दोस्तों, इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, अगर सवाल पूछा है कि पहली जो है वो महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन चुनी गई थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में आप लोग यहाँ पर याद करेंगे, एनी बेसेंट यहाँ पर चुनी गई थी। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, कहीं पर डाउट नहीं आएगा, घबराने की बात नहीं है, राइटिंग बहुत अच्छी लिखी है मैंने। चलो, तो 1925 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन होता है कानपुर में। 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। 1917 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। और सरोजिनी नायडू में पहली महिला राज्यपाल भी यहां पर चुनी गई थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। चलो सवाल नंबर 8 पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 8 इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अच्छा, मेरा नाम क्यों दिया है रवि भाई? पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता था? मनिका बत्रा, निखिल जरीन, मनु भाकर या पीवी सिंधु? आप सभी जानते हैं दोनों मेडल जो कांस्य मेडल प्राप्त किए थे 10 मीटर में, वो मनु भाकर ने प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग जाएंगे, जनिक सा देर नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा भारतीय संविधान के अनुसार? फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो महामहिम उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति यहाँ पर होते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 10 में बात करेंगे। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की अध्यक्षता के तहत या आपके उनके लिए सीटों के आरक्षण में बदल दिया गया था? गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, क्रिप्स मिशन समझौता या पूना समझौता? तो पूना समझौते के तहत बदल दिया गया था। कब हुआ था पूना समझौता? 1932 में। किन किन के बीच में हुआ था? एक तरफ भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर साहब थे। और एक तरफ कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी। कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी यहाँ पर थे। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। लखनऊ समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ समझौता 1916 में हमें देखने को मिला था। क्रिप्स मिशन जो भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 11 हमें देखने को मिलेगा उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, जो मणिपुर में देखने को मिलेगी। कहां पर? मणिपुर में हम लोगों को देखने को मिलेगी। ये मैं मान के चलूंगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और सर इसने पूछा है उत्तर पूर्वी भारत, कौन सा? उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील यदि पूछा है तो जवाब हो जाएगा लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील आप लोगों को याद होना चाहिएगा। वहीं पर भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की जो है बड़ी और ये भी मीठे पानी, किसकी? मीठे पानी की। तो जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगा? तो वुलर झील। कौन सी हो जाएगा? वुलर झील हो जाएगा। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी हो जाएगा? तटीय झील के बारे में पूछेगा, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा चिल्का लेक। कौन सी झील हो जाएगा? चिल्का झील हमें देखने को मिलेगी। और वहीं पर दोस्तों अगर सवाल पूछा कि भारत की सबसे बड़ी लंबी झील कौन सी है,
लंबी झील हमें कौन सी देखने को मिलेगी? तो जवाब हो जाएगा बेबानंद। कौन सी हो जाएगा? बेबानंद। ये बेबानंद कहां पर दोस्तों? जवाब हो जाएगा केरल। कहां पर देखने को मिलेगी? केरल में। कितने किलोमीटर? तो 96 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 96 किलोमीटर देखने को मिलेगी। चिल्का लेक कहां पर है? तो उड़ीसा में। कहां पर देखने को मिलेगी? उड़ीसा में देखने को मिलेगी। और वुलर झील कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलती है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील कौन सी देखने को मिलेगी? सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील कौन सी देखने को मिलेगी? तो आप लोगों को याद होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सी? गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ जो है, गोविंद वल्लभ पंत सागर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ये याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर सी है। जितने भी मैंने आप सभी के सामने कंटेंट लिखा है मैं मान के चलूंगा आप लोगों को याद होगा। याद नहीं होगा तो आप लोगों बेहतर तरीके से इसको लिख लेना। ठीक है। भगवान आगे आप सभी की रक्षा करे। ठीक है। चलो, क्योंकि जो है पेपर इस तरीके से होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतना क्यों पढ़ा रहा था। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही? बोलो हाँ ना। ठीक है। तो आप में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ज्यादा कंटेंट हो रहा, इतना कंटेंट नहीं आएगा अब सेना में, लेकिन इस बार पेपर देना तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कंटेंट क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। तो मेरी याद आई या नहीं आई, इस कंटेंट की जरूर याद आएगी। तो अभी समय है, आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना अच्छा कंटेंट पढ़ सकते हैं सेना भर्ती के लिए हम लोग पढ़ेंगे, दबा के पढ़ेंगे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ठीक है। तो जितने भी ऑफलाइन वाले हैं आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप सभी पास है। आपको सुबह जितना भी वर्क दिया गया था उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। अगर आपने पढ़ लिया है तो इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यकीन मानिएगा कि 42 से 45 प्रश्न सही होने से दुनिया की कोई ताकत है नहीं रोक सकती आप सभी का। ठीक है। चलो, पहले इस सवाल का जवाब दो। सवाल नंबर 12 है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को लगता है? तो ये कौन लगता है? ये उत्तर प्रदेश लगता है। कौन लगता है? उत्तर प्रदेश। अब आप सभी को जवाब देना है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है? ठीक है। चलो, सवाल नंबर 13 पर सवाल नंबर 13 पर चर्चा करेंगे। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगर बात करें ज्ञानपीठ जो पुरस्कार की स्थापना कब देखने को मिली, तो जवाब हो जाएगा 1961 में। कब देखने को मिली? 1961। और 1965 में आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1965 में जी शंकर कुरूप। कौन दोस्तों? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को यहां पर क्या दिया गया दोस्तों? सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया। और पहली महिला कौन थी दोस्तों? पहली महिला कौन थी दोस्तों? याद होना चाहिएगा, आशा पूर्ण देवी। कौन बनी? आशा पूर्ण देवी। आशा पूर्ण देवी पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दोस्तों दिया गया। याद हो रही है। और 2024 में किन किन को दिया गया दोस्तों? तो गुलजार साहब। कौन से? गुलजार साहब जो है लेखक एक है, इनको दिया गया। और संस्कृत के विद्वान लेखक, ठीक है, संस्कृत के विद्वान लेखक गुरु राम भद्राचार्य जी को यहाँ पर क्या दिया गया? राम भद्राचार्य जी को यहाँ पर 2024 में इन दोनों को यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। मुख्य रूप से इतनी बातें आप याद कर लो, आगे चलकर बार बार रिपीट करेंगे, थोड़ा इसमें कंटेंट ऐड करते जाएंगे तो आप लोगों को बेहतर लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। और सवाल नंबर 14 इस प्रकार से देखने को मिलेगा, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं जिसका कहा जाता है भारत रत्न। क्या कहा जाता है? भारत रत्न कहा जाता है। भारत के प्रमुख पुरस्कारों में भारत रत्न कहा जाता है। भारत रत्न पहले नंबर पर आता है। इसके बाद में पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण आता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। इसके बाद पद्म भूषण यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद में पद्मश्री। कौन सा? पद्मश्री देखने को मिलेगा। तो ये भारत के 4, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 भारत के सर्वोच्च पुरस्कार हम लोगों को देखने को मिलते हैं।
ठीक है, मैं मान के चलूंगा ये क्रम आप लोगों ने लिखा होगा, या तो ये क्रम पूछ लेगा या क्रम जमाने से पूछ लेगा, किसी प्रकार से भी घुमा फिराकर इस पे बात ये कर सकता है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले मतलब किन को दिया गया, तो बहुत सारा कंटेंट है यार पढ़ने को। ठीक है, एक ही क्लास में नहीं पढ़ लेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। आप पता है 23 अप्रैल के दिन हमारी परीक्षा है, 23 अप्रैल के दिन करीबन 90 दिन मान के चलते हैं बचते हैं, तो 90 दिन तक ये क्लास चलेगी। तो आप ये मतलब मान के चलो कि सब कुछ कवर हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं आपको लोगों को मैंने ये बोला है कि सब कुछ कवर हो जाएगा इन द सेंस मैं ये बता रहा हूं कि पहले आप लोगों का किसी टीचर से पढ़ा होना जरूरी है। आप किसी से पढ़ो, ऑफलाइन हमसे पढ़ो, हम भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन, या किसी भी टीचर से पढ़ो, किसी टीचर से ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ने के बाद यहां पर आ जाओ। ठीक है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 15 आप चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 15 हमें देखने को मिलेगा सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो नुआखाई पूछा है, तो नुआखाई कहां पर है, उड़ीसा में। कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, उड़ीसा में। देखो छऊ कौन सा, एक तो छऊ याद करना, एक यहाँ पर बाली यात्रा, कौन सा, बाली यात्रा याद करना, बाली यात्रा। और यहाँ पर दोस्तों धनु यात्रा, कौन सा याद करना, धनु यात्रा। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और धनु यात्रा के बाद में नुआखाई, कौन सा, नुआखाई दोस्तों। ये सब कहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। कहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, उड़ीसा में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो है सवाल नंबर 16 पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत में उत्तर पश्चिम भाग से बारिश का प्रमुख कारण बनता है। तो पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं, कौन सी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं मुख्य रूप से यहाँ पर कारण बनती है। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 17 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 17 इस प्रकार से है, कोलेरू झील कहां पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र, यानी जो डेल्टाई झील होती है, जो दलदली क्षेत्र होता है, यदि उसका जो डेल्टाई क्षेत्र में यदि किसी झील का निर्माण होता है, तो मुख्य रूप से उसका एग्जाम्पल हमें कोलेरू झील देखने को मिलेगी। कोलेरू झील को आप याद कर सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा जो दलदली क्षेत्र देखने को मिलेगा, भारत का नहीं पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप का देखने को मिलेगा, वो हम लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा, हम लोगों को कोलेरू झील देखने को मिलेगा। कोलेरू झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। कहां पर देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 17 पर बात करेंगे। और सवाल नंबर 17 जो हमें देखने को मिलेगा, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अब इसमें दक्षिणतम बिंदु बोला है, तो देखो दक्षिणतम बिंदु बोला है कैप केमोरियन जो है इसके बाद में ये कन्याकुमारी, करोड़ी या इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कौन सा देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और इसी भारत में हम लोगों को यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ का भारत की जो मुख्य भूमि का पूछता कि मुख्य भूमि का हो जाएगा, तो जवाब हो जाता बेटा केफ केमोरियन। कौन सा हो जाता, केफ केमोरियन, केफ केमोरियन हो जाता। लेकिन अगर इसने सबसे दक्षिणतम पूछा है, तो हमारे पास में ग्रेट निकोबार द्वीप है। कौन सा, ग्रेट निकोबार द्वीप है। और इस पर हमारे पास जो है हमें एक जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। यही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हम लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 19 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 19 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, सूर्य के बाहरतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। यानी आप लोग पहले तो ये बताओ कि सूर्य क्या है, एक ग्रह है, एक तारा है। तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी जानेंगे सूर्य एक तारा है। तो इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है, अगर देखो आपने किस टीचर से पढ़ा है नहीं पढ़ा, पर जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं आप सभी ध्यान दीजिएगा। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, हम लोग प्रयास करेंगे कि सूर्य के अंदर के सूर्य की प्रमुख रूप से हम लोगों को 6 परतें, कितनी परतें देखने को मिलती हैं, 6 परतें। सूर्य की एक परत है, इसका नाम है प्रकाश मंडल। क्या नाम है, प्रकाश मंडल हम लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी प्रकाश मंडल को हम नग्न आंखों से
यही प्रकाश मंडल की परत को हम लोग देख सकते हैं। इसका तापमान लगभग हम लोगों को 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन सूर्य की सबसे बाहरी परत जो देखने को मिलेगी, सबसे बाहरी परत जो देखने को मिलेगी, उसका नाम क्या हो जाएगा सर? उसका नाम होगा कोरोना। क्या देखने को मिलेगी? कोरोना हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा आंतरिक परत कौन से देखने को मिलेगी? तो जवाब हो जाएगा कोर। क्या हो जाएगी? कोर, जिसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो हम लोग कहां पर जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए पर हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास में बहुत जल्दी हम लोगों ने 19 सवाल कवर कर लिए। बहुत छोटी क्लास रही, कंटेंट मुझे लगता है थोड़ा सा कम लिखा आज क्लास में, लेकिन फिर भी पिछली क्लासों में कहीं ज्यादा कंटेंट लिख चुके हैं। आप अच्छे तरीके से इनको रिवीजन करो। और यह अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए, कहां गया अंतिम प्रश्न जो है, ये अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? 4 ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेंगे। आप सभी मुझे इस सवाल का कमेंट सेक्शन में जवाब दो। आप सभी मेरे साथ आज क्लास में फिर से जुड़े। मैं चाहूंगा आप सभी कहीं से भी लाकर मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में। क्लास अच्छी लगी, यदि लगी है तो इस क्लास को जरूर लाइक जो कर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर दिया होगा, मैं मान के चलता हूं। आप सभी मेरे साथ जुड़े। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं कल की क्लास में।